हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है? गुड सर। आप बताओ। बस बढ़िया। तो कल हमने टॉपिक पूरा किया था। कौन सा? क्यूब्स। क्यूब्स एंड डाइसेस। हाँ, तो उसकी शीट मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, असाइनमेंट शीट आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, अगेन कमिंग टू क्वांट, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ एलसीएम कितने लोगों को आता है ये चैप्टर? हम्म, कितने लोगों को आता है? सर मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब क्वेश्चंस में कब एलसीएम यूज करना है, कब एचसीएफ यूज करना है उसमें। हम्म, बाकी लोग, बाकी लोगों का क्या कहना है? हम्म, ये टॉपिक आता है, कैसा लगता है? आसान, कठिन? कुछ बताएं, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे फिर। बताएं भाई, थोड़ा सा अपना सर थोड़ा फीडबैक दें। एचसीएफ और एलसीएम कहाँ यूज करना है वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। हम्म, ठीक है, कोई बात। कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन हैं, वो दूर हो जाएं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि वेदर इट इज़ एच सी एफ और वेदर इट इज़ एल सी एम, दोनों में हम क्या निकालते हैं पहले? फैक्टर्स। यस और नो? तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर फैक्टर्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ डू यू डिफाइन द टर्म फैक्टर, कि आपसे अगर कहा जाए कि फैक्टर क्या होता है, तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? क्या कहेंगे आप कि व्हाट इज़ अ फैक्टर? क्या कहेंगे, बताइए, क्या होता है फैक्टर? बताइए, कुछ भी जो आपको लगता हो। एच सी जो एफ एल सी नंबर को एम का? डिवाइड करें। हाँ, जो नंबर को डिवाइड करें। नंबर को डिवाइड करे। इफ़ आई से इज 3 a factor of 9, yes or no? Is 3 a यस factor सर। of 9? Yes or no? यस। यस। Yes. Why? क्यों? 3 9 को डिवाइड कर रहा है। क्योंकि 3 9 को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूँ इज 4 a factor of 8, yes or no? ऐसे। Not if, but is 4 a factor of 8? हाँ कि ना? हाँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ इज 9 a factor of 12, इज 9 a factor of 12? नहीं सर। क्यों?
वो उसको डिवाइड कंप्लीटली नहीं करेगा। कंप्लीटली नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर तब होगा, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, कि वो उसको डिवाइड करना चाहिए और कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, है ना। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटली डिवाइड? नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी को आप एक लाइन में लिखें, अ फैक्टर इज अ नंबर, अ फैक्टर इज अ नंबर which divides the given number, which divides the given number completely, completely, ठीक है। अब गिवन फैक्ट नंबर, है गिवन नंबर, completely, complete मतलब पूरी तरीके से। A factor is a number which divides the given number completely, और completely के आगे से ब्रैकेट में लिख लीजिएगा leaving remainder as 0। ये completely डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा, तो वो नंबर जो है किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, बट 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। हालांकि आप 12 को 9 से डिवाइड तो कर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी कम्प्लीटली डिविजिबल, है ना, उसमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। क्लियर है बात यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। सर साथ में वो मल्टीपल का भी लिखवा दीजिए ना, मेरे को वो कंफ्यूजन रहता है, क्या फैक्टर एंड मल्टीपल का? मल्टीपल, मल्टीपल एंड फैक्टर के बीच में कंफ्यूजन होता है। मल्टीपल अभी आगे आएगा, रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कुछ, हाँ, ये मुझे डाउट था। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये स्लाइड हमारी यही वाली रह गई यार, रुको एक मिनट, ऐसे तो डिलीट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। डिलीट, एक मिनट रुको, जस्ट वेट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट है।
तो फैक्टर्स तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ें। अब इसमें अगर आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कुछ बेसिक जैसे कहूँ कि कोई नंबर है लेट से 20, ठीक है यार, रुको 20 नहीं लेते, पहले लेट से आई राइट ए नंबर 10। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? 10 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे? अगर मैं इसमें नंबर्स लिखूँ, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, is 1 a factor of 10? Yes, Yes. Yes. Is 2 a factor of 10? yes, Yes. Yes. 3? No. No. 4? No. 5? yes, sir. 6? No, 7? no, 8? no, No. 9? No, sir. 10? Yes. हाँ. Yes. So these are your factors of 10. तो फैक्टर्स का मतलब जो आपने बताया वही है कि ये सारे के सारे नंबर्स 1 2 4 5 एंड 10, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं कि जब हम 10 को इन नंबर से डिवाइड करें तो व्हाट वी गेट द रिमाइंडर एज Zero. 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 18, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18? इफ आई राइट ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 and 18, तो is 1 a factor? 2 3 4? is 4 a factor of 18? नो सर, तो बोलते जाइए फटाफट। 5 नहीं, 6 यस 7 सर, 8 नहीं, 9 नहीं, यस, 10 11 12 13 14, ठीक है। तो these are the factors of 18, that is 1 2 3 6 9 and 18, ठीक है। क्लियर है बात या नहीं है? ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी फैक्टर्स की बात की जाए, अभी डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा, इसके बेस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2024 का, वो आगे करेंगे, तो वहाँ पर हमें फैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं लेट से पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। पेयर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर समझ गए, देन वी विल मूव ऑन टू पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। जैसे अगर मैं 70 की बात करूं, लेट साइड राइट डाउन 70, तो व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 70? क्या क्या होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1? क्या होगा? 1 2 होगा, 1 2 होगा। हाँ 3 नहीं। 4 नहीं। 5 हाँ। 6 नहीं। 7 हम्म। 8 9 नहीं सर। 10 हाँ। 11, इतना क्या सोच रहे हैं? आप काउंट करके देखिएगा कि दीज आर ऑल द फैक्टर्स, मतलब जैसे हमने यहाँ पर ये ऐसे लिखे 1 to 10 या 1 to 18, फिर उसमें से देखा कि कौन कौन सा फैक्टर है। सिमिलरली इफ़ यू विल राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 और उनमें से आप चेक करोगे कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो 70 के फैक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ यही होंगे, ठीक है। अब इनमें आप एक चीज़ नोट करो कि ये और ये, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 70 हो रहा है। 70 हो रहा है ना। हम्म। तो इसलिए इनको कहा जाता है दीज आर नोन एज पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। मतलब ये सारे ही 70 के फैक्टर्स हैं एंड दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। इफ आई राइट डाउन 90, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 90? 1 2 3 4 होगा, नहीं। 5 6 हाँ। 7 8 9, 9 के बाद 10, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 10 फिर यहाँ आपका सीधे आप लिख सकते हो 15, ये कितना हो जाएगा? 18 5 30 3 जा 45 2 और जा 90, 91 जा। ठीक है।
तो ये सारे के सारे these are all the factors of 90 and these exist in pairs. क्लियर है बात? Yes or no? If I ask you to write down the factors of 72, लिखिए और मुझे बताइए कौन कौन से हैं 72 के पेयर्स में बताइएगा, लिखिए एक करके। बताइए। बताइए, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? हाँ सर। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 and 72. यही आ रहा है सबका? सो दीज आर इन पेयर्स, आप इनको चेक करके देखिएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन विल बी 72 ओनली। ठीक है, क्लियर है बात? तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, जो हमारा मेन काम की चीज़ आ रही है वो ये है प्राइम नंबर्स। ये हमें पता है, पहले बेसिक्स में हम लोग देख चुके हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिनका Which has only two factors. which is only two factors and those two factors are One and number itself. हाँ, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ये तो पता ही है आपको। अगर इसी में हम आगे बढ़ें, हम बात करें प्राइम फैक्टर्स की, तो क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? हाउ विल यू डिफाइन अ प्राइम फैक्टर्स? फैक्टर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स आपको पता है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? Factors जो prime number हो. फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हो, है ना? यानी कि आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स विच आर क्या? प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्लियर है बात? जैसे अभी हमने पीछे फैक्टर्स लिखे ऑफ 70, क्या क्या थे? 1 2 5 देन 7 10 14 35 एंड 70, यही लिखे थे। दीज आर टोटल हाउ मेनी फैक्टर्स? 8। यस और नो? सर 3 भी था, 3 और 3 था। 370 70 में फैक्टर में 3 था। नहीं सॉरी। क्या बात कर रहे हो यार, 72 में था वो, हाँ हाँ सर। 70 में 3 कैसे आएगा? दीज आर द 8 फैक्टर्स ऑफ 70। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। इनमें से हाउ मेनी आर प्राइम फैक्टर्स? 1 2 5 sir. 1 2 5 7. 7। 1 is a prime factor. Sorry. 1 is not a Sorry. prime factor. Sorry, 2 5 7 sir. हाँ, 1 is not a prime factor because 1 is not a prime number. ठीक है, तो इसलिए 1 कैन नॉट बी अ प्राइम फैक्टर। सो 70 हैज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 8, पेयर ऑफ फैक्टर्स इज 4 पेयर्स, प्राइम फैक्टर्स इज 3 ओनली, दैट इज 2 5 एंड 7। बात क्लियर है? Yes sir. हाँ, नाउ इफ आई गिव यू अनदर नंबर, लेट्स से 86, give me all three things for this: total number of factors, pairs of factors and prime factors. Tell me.
बताइए। What are all the prime factors, total factors, and how many pair of factors of 86? सर पेयर ऑफ फैक्टर होंगे 2, हम्म, टोटल फैक्टर होंगे 4 एंड प्राइम फैक्टर होंगे 2। टोटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सर 1, 2, 43 और 86। हम्म, ठीक है, तो दीज आर योर टोटल फैक्टर्स, दैट इज 4। ठीक है, 1, 2, 43 एंड 86। आउट ऑफ दीज, अब ये जैसे ही 4 हुए तो आपको पता तो लग गया कि 2 पेयर हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज 4, this and this, these are prime factors. ठीक है, 1 is not a prime factor because it is not a prime number, and similarly 86 is not a prime factor क्योंकि उसके 1 और 86 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 and 43 आर द प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने का ये जो तरीका है, ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि लंबा तरीका है ना, कि आप ऐसे करके काउंट करते करते अब जैसे जैसे नंबर बड़ा बड़ा होता जाएगा, 3 डिजिट 4 डिजिट में अगर आप पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे करके एक एक करके काउंट करके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं है? तो यस सर। इसलिए जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उससे ये प्राइम फैक्टर्स जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, तो वही मेथड पर हम लोग चलेंगे। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, दैट इज प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का बेसिकली जो पर्पस है वो वही है कि प्राइम फैक्टर्स निकालना, टू कैलकुलेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। ठीक है, इसमें लिखिए एक लाइन, एनी गिवन नंबर, एनी गिवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी गिवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड as a multiple of all its prime factors, all its prime factors। ठीक है, किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बात क्लियर है? और प्राइम फैक्टराइजेशन वही मेथड है जिससे हम वो प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको लाइन लिखाई है कि एनी गिवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखिए, हमने नंबर लिखा 70, 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2, 5 एंड 7। तो 70 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 इंटू 5 इंटू 7, यस और नो, है कि नहीं है? इतनी सुस्ती क्यों आ रही है तुम लोगों को आज, हैं? क्या हो रहा है? हाँ भाई, मेरे को आवाज़ ऊंची करने पर मजबूर मत किया करो यार। 70 को आप 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। हाँ या ना? और ये यस सर। 2, 5, 7 क्या है? प्राइम प्राइम फैक्टर। फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। सिमिलरली 86 को आप 2 इंटू 43 लिख सकते हो, यस और नो? यस सर। हाँ, ऐसे बोलो जोर से, 2 इंटू 43 लिख सकते हो। तो 2 और 43 क्या है? फैक्टर्स ऑफ, नॉट ओनली फैक्टर्स बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम 86। फैक्टर्स ऑफ तो इसलिए 86। ध्यान ये रखना है कि किसी भी गिवन नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये प्राइम फैक्टर्स आएंगे कहाँ से? ये प्राइम फैक्टर्स लाने के लिए ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। समझ गए बात? कुछ हो रहा है क्लियर? कुछ हवा लग रही यस है? यस यस यस। सर। बहुत बढ़िया, हवा लगती रहनी चाहिए तभी मज़ा आएगा। अब इफ आई से फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100, बताइए, आप बताएंगे मेरे को।
व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100? बोलू हम्म 2 into 2 into 5 into 5. हम्म तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं उसको ऐसे लिख के ऐसे एक लाइन खींचते हैं, फिर एक ऐसे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। देन स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2। ओनली प्राइम नंबर इज ऑल्सो 2, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ लिखते हैं 2। अब 100 को 2 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 50 टाइम्स, तो यहाँ आएगा 50। अगेन जब तक ये 2 से कंटिन्यू होता रहेगा कीप ऑन राइटिंग 2, यानी कि यहाँ 2, अब ये आ गया 25, ठीक है। अब 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट हायर प्राइम नंबर दैट इज 3, बट 25 is still not divisible by 3. Then move ahead. Next prime number after 2 and 3 is 5. तो 5 से करेंगे 5 टाइम्स, देन अगेन 5 से करेंगे 5 टाइम्स। हमारा टारगेट है कि यहाँ पर एंड में हमें 1 चाहिए, ठीक है। और ये जो आपके नंबर्स आए हैं इधर, दीज ऑल आर योर प्राइम फैक्टर्स। Prime factor. सो 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। क्लियर है बात? यस और नो? Yes, sir. अगर आप 100 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो बहुत सारे होंगे, ठीक है, जैसे कि 1 2 4 5, और क्या होगा 10, है ना। देन अगेन आपका 10 के बाद क्या आएगा 20 25 50 100, है ना। जैसे देखो इसको आप यहाँ से ऐसे वेरीफाई करते हैं, 100 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 4 5 10, देन 20 25 50 एंड 100। इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 and 5. 1 तो होगा नहीं, 2 4 नहीं Yes. होगा, 5 होगा, 10 भी Yes, नहीं sir. होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 200 कैन ओनली बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो दैट्स आर योर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 ही उसके प्राइम फैक्टर्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करें, लेट मी राइट डाउन अनदर नंबर, लेट से नंबर इज 324, 324। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बताएं, प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बताएं। हाँ भाई गणेश कुमार, हाँ सर। क्या बात, आज कहाँ रह गए आप? नहीं सर, मेरा एक कॉलीग का डेथ हुआ था सर, ओ अभी कॉल आया था मेरे को ऑफिस में। ओ इसलिए थोड़ा शॉक हुआ था सर मैं। ओ कोई बात नहीं, चलिए, सॉरी टू हियर दैट। अभी छोटी थे सर, अभी 23 एज का है लड़की उन्होंने। तो क्या हो गया था ऐसा? उनका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुआ था सर, परसों ही बात किया था मैंने उनके साथ। है उनका थोड़ा प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू में होके घर को जाए सर उन्होंने। है हाँ, हॉस्पिटल को लेके जाए उनको, ट्रीटमेंट में उन्होंने नॉर्मल बोल के भेजा। है नेक्स्ट डे में कोई तकलीफ हो रहा है ब्रीथिंग में, रोड से लेके जाने के वक्त में, उसी वक्त में मर गए सर उन्होंने। ओहो, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। नहीं नहीं, सही बात, होता है वो, ऐसी बात सुन के तो होता है। नहीं सर, अभी छोटी था इतना, वो शॉक हो रहा है। हम्म उनको परसों ही बर्थडे था सर, उनको 2 दिन हुआ उनका बर्थडे होके, ओहो, वैसे हो रहा है। Sir, done. हाँ बताइए। Sir, 2 square into 3
raised to the 4. ठीक है, सबका आ गया। तो ऐसा Yes, करना sir. है, स्टार्ट विद 2, यू विल गेट 162, अगेन 2, 81। अब 81 से 2 तो होगा नहीं, 3, 27, देन अगेन 3, 9, देन अगेन 3, 3, अगेन 3, 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 324 कैन बी रिटन एज 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 4। ठीक है, 324 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे दे विल ओनली बी 2 एंड 3। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर। इफ आई गिव यू वन मोर नंबर, लेट से 385, इसको निकालिए। 385, फाइंड फॉर दिस वन। 385, सर 5, 7, 11। 5, 7 एंड 11। सबका यही आ रहा है? Yes, sir. 5, 7 एंड 11। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट विद, अब ये 2 से तो होगा नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं होगा, तो स्टार्ट विद 5। 5 से करेंगे तो यू विल हैव 7 एंड 7। अब 5 से ये जाएगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7। 7 से करेंगे 11 टाइम्स, अब 11 आपको पता है 11 इज अ प्राइम नंबर, सो 1। सो 385 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, सो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। अब हम आते हैं HCF पर। HCF को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। तो अभी तक हमने जो कहानी करी और जो इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अपने आप में ही क्लियर है, यस और नो, कि फैक्टर्स निकालने हैं और उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ढूंढना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 वर्ड हैं, एक है हाईएस्ट, एक है कॉमन, एक है फैक्टर। तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी 2 नंबर का या 2 से ज़्यादा नंबर का, लेट्स टेक पहले 2 का एग्जांपल, अगर आपको लेट से मैंने 2 नंबर दिए, लेट से 20 एंड लेट से 70, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन 2 नंबर्स का आपको मुझे HCF बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो पहले आप इन दोनों के फैक्टर्स निकालिए, ठीक है, जैसे हमने पीछे करा सारे फैक्टर्स। उसके बाद उन दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं वो ढूंढिए, ठीक है, और उन कॉमन फैक्टर में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है वो बताइए, आपका काम हो गया। यस और नो? जैसे कि अगर मैं बात करूं 20 के फैक्टर्स की, तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? ऑल फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, और तो कुछ नहीं होगा। These are all the factors of 20. Yes or no? Similarly, if I say all factors of 70, क्या क्या होंगे? 1, 2, then 5, 7, then 10, 14, 35 and 70. Yes or no? सारे फैक्टर्स यही होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. यही होंगे ना? हाँ सर। तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब क्या करना है? फैक्टर्स निकाल लिए, अब क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 1 इज कॉमन, देन 2, 2 इज कॉमन, देन 5, 5 इज कॉमन, देन 10, 10 इज कॉमन, देन बस nothing. ओनली दिस मच। तो फैक्टर्स निकाल लिए, कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब उनमें से हाईएस्ट कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट? 10. 10. So HCF of 20 and 70 will be how much? क्या? 10. ठीक है, HCF of 20 and 70 will be equal to 10. समझ में आया ये बेसिक प्रोसेस कि Yes, sir. HCF होता क्या है? बेसिकली ये समझाने का प्रयास है कि HCF होता क्या है, व्हाट इज HCF। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. एक मैंने लाइन तो अलग तरीके से किया। कैसे? प्राइम फैक्टर निकाल मैं के? हाँ, ठीक है, कोई नहीं, वो तो मतलब करेंगे तो वैसे ही इन प्रैक्टिस, बट ये जस्ट ये बताने के लिए कि मतलब टू मेक यू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ HCF कि HCF एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इन प्रैक्टिकल तो वैसे ही करना है जैसे आपने प्राइम फैक्टर निकाल के करा, वो ठीक है। अच्छा, इसके नीचे पहले एक लाइन लिखिए, इन द गिवन नंबर्स, इन द गिवन नंबर्स कॉमा, इन द गिवन नंबर्स कॉमा, other than HCF, other than HCF in the given numbers, comma, other than HCF, comma, other common factors are, other common factors are all the factors of, all the factors of HCF. ठीक है, all the factors of HCF. क्लियर है? नहीं, नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं। Yes, sir. Explain कीजिए. क्लियर है? नहीं है? देखो, No, sir. कोई बात नहीं। इन द गिवन नंबर्स, इन द गिवन नंबर्स मतलब हम इसी एग्जांपल से बात करें, इन द गिवन नंबर्स मतलब ये दो, ठीक है, गिवन नंबर्स इज 20 एंड 70। अदर देन HCF, 20 और 70 का HCF इज 10। तो बाकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स तो ये है ना 1, 2, 5 एंड 10, ठीक है, उनमें से 10 इज द HCF। और जो बाकी फैक्टर्स हैं दैट इज 1, 2 एंड 5, दे आर व्हाट, दे आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो क्या क्या होंगे? 1, 2, 1, 5 एंड 10, 2, 5, 10। यही होंगे। हाँ, तो 10 तो HCF है इन दोनों केस में, ऑफ द गिवन नंबर्स 10 इज द HCF। तो जो ये बाकी नंबर्स बचे या जो बाकी फैक्टर्स बचे अदर देन तो HCF, फैक्टर्स होते हैं। वो इसके फैक्टर्स होंगे HCF के। ठीक है, यस, समझ गए बात? हाँ, हाँ, तो यही लिखा है। ठीक है, कि इन द गिवन नंबर्स मतलब जो भी ये नंबर है जिनका HCF आपको निकालना है, उसमें HCF के अलावा बाकी जो कॉमन फैक्टर्स हैं, मैं सारे फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो बाकी कॉमन फैक्टर्स होंगे दे विल बी द फैक्टर्स ऑफ HCF। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है यस, सबको? यस, यस। चलिए हाँ सर. आगे, मैं आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इसका HCF आप इसी मेथड से निकालें पहले, वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले से फिर निकालते हैं, पहले इसी से निकालिए एक बार और। 60 एंड 75, फाइंड आउट द HCF ऑफ 60, 60 एंड 75, 75 इसी मेथड से निकालें। निकाल लिया HCF?
आ गया HCF? HCF of 60 and 75. बताइए, आ गया 15, 15? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 60 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 5 6 6 6 10 10 12 15 12 15 15 20 15 30 और 60 75 के 75 1 3 5 15 25 and 35 ठीक है. sorry 75 These are the factors, all factors of 60 and 75. You have to find common. 1 is common in both. 3 is common in both. 5 is common in both. Then 15 is common. बस. तो फैक्टर्स निकल गए, कॉमन फैक्टर्स निकल गए. देन फाइंड आउट द हाईएस्ट. हाईएस्ट इज 15. So HCF of 60 and 75 will be 15. और बाकी फैक्टर्स देखिए, बाकी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 15 आर 1 3 एंड 5. तो 15 कैन बी रिटन एज 1 into 3 into 5. यस और नो? क्लियर है बात? यस सर। ठीक है. ये दोनों चीज़ें जो थी वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली. अब आप आगे लिखिए, वो पता है वैसे, फिर भी एक बार उसको लिख लीजिए. स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग HCF. स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग HCF. स्टेप्स. ठीक है. स्टेप 1, दो स्टेप है बस. स्टेप 1 इज एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factors. Express each number as a product of its prime factors. जैसे कि 60 can be written as, in terms of prime factors, 2 into 3 into 5. ठीक है. आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के लिख लीजिए. तो आपको पहले वही करना है कि हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और ऐसे लिखने हैं. ठीक है. सिमिलरली 75 कैन बी रिटन एज 3 into 5 into 5. क्लियर है? तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. फॉर ईच गिवन नंबर express that given number in terms of its prime factors as a product of its prime factors. ठीक है. उसके बाद स्टेप 2 लिखिए. HCF is the product of all common prime factors using the least power of each common prime factor. ठीक है. क्लियर है बात? जैसे कि आपने 60 को ऐसे लिखा. आप 60 को
2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। सिमिलरली 75 को आप 3 इंटू 5 पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये सब तो इनके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपको इन प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है वो ढूंढने हैं, ठीक है। कॉमन कौन कौन से हैं? 2 यहाँ है, यहाँ तो 2 है नहीं तो 2 आएगा नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो आपको जो इसका HCF आएगा दैट विल बी हाउ मच, 3 इंटू 5। और ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, तो यानी कि एक ही 3 है तो आपने एक ले लिया। अब यहाँ पर 5 की पावर 1 है लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो कितना लेंगे? 5 की पावर 1, लीस्ट पावर। मतलब जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से आपको पहले तो कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, बिकॉज दीज आर ऑल प्राइम फैक्टर्स। इनमें से जो कॉमन है वो लेने हैं, और उसमें से भी कॉमन प्राइम फैक्टर का ध्यान रखना है कि पावर मिनिमम वाली लेनी है। जैसे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो सिर्फ 5 की पावर 1 लेनी है। समझ गए बात? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो कुछ वो तो नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा अभी है? तक तो नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए एक बहुत ही बेसिक नंबर्स, अब आप इस वाले मेथड का यूज़ करिएगा। फाइंड आउट HCF ऑफ 36, 12 एंड 24। अब इसी मेथड का यूज़ कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, और इसका HCF बताइए मुझे। सर 12। 12। यस सर। तो सिंपल है, 36 को आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे, तो 2 से 18, 2 से 9, 3, 3, 3, 1। सिमिलरली 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। So 36 can be represented as 2 power 2 into 3 power 2. Similarly 12 can be written as 2 power 2 into 3. 24 can be written as 2 power 3 into 3. तो 2 यहाँ तीनों में है, 3 भी तीनों में है, तो 2 और 3 का ही मल्टीपल आएगा HCF में, है ना? यानी कि 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अब लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मिनिमम पावर इज या लीस्ट पावर इज 2 पावर 2, और 3 यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, सो मिनिमम पावर इज 3, मतलब 3 पावर 1। सो यू विल हैव 2 इज मतलब 2 times 2 is 4 into 3 is 12. So this is your HCF. क्लियर है बात? सबको समझ आ रहा है? हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना सर, 12 से डिवाइडेड बाय 36 एंड 12 24 का। हाँ, मतलब तो वही है ना। अब देखो क्या है ना, जैसे अभी तो ये नंबर्स थोड़ा सा छोटे हैं, तो Yes, आप sir. इजीली ये चीज़ मेकआउट कर ले रहे हो कि 12 कॉमन है, बट एज दीज नंबर्स बिकम लार्ज, ठीक है, 3 डिजिट या 4 डिजिट में अगर ये नंबर जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट दिस वे, ठीक Yes, है। sir. तो इन दैट सिचुएशन दिस प्रोसीजर विल कम हैंडी, बिकॉज दिस Yes, इज ए sir. स्टैंडर्ड प्रोसीजर, है ना। अगर आप वैसे कर सकते हो, बेसिकली आप ये भी समझो कि HCF का मतलब ये है कि आउट ऑफ दिस गिवन नंबर्स, ठीक है, ये जो गिवन नंबर्स हैं, कौन सा ऐसा नंबर होगा विच इज़ द लार्जेस्ट और द हाईएस्ट जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, ये भी तो मतलब है उसका,
हाँ सर। तो इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, दैट इज 12, 12. है ना। 12 डिवाइड 36 डिवाइड बाय 12 इज 3 टाइम्स, 12 डिवाइड बाय 12 इज 1 टाइम, एंड 24 डिवाइड बाय 12 इज 2 टाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टर्स की जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी वो यही है ना, कि किसी भी गिवन नंबर को अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स लिविंग द रिमाइंडर एज जीरो, दैट मीन्स इट इज द फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। ठीक है, फैक्टर वहीं से आया। फैक्टर के बाद प्राइम फैक्टर आया, कि ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हैं दे आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के बाद हमने बात करी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो जो दो नंबर्स हैं उनके आप कॉमन फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकालिए, कॉमन निकालिए, उनमें से हाईएस्ट निकालिए, तो वो घूम फिर के बात यहीं पर आ जाएगी। समझ गए बात? जो पीछे मैंने आपको पूरा कहानी बताई, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, वो सारी कहानी थी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बेसिकली एचसीएफ, कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड तरीका तो यही है कि जस्ट प्राइम फैक्टराइज ईच नंबर, जो भी गिवन नंबर है उनको प्राइम फैक्टराइज करें, और उसमें से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको एक साथ लिख लें, तो उन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट, एक दो नंबर ऐसी और प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। राइट डाउन 3, 20, 72 एंड 164, 162 सॉरी 162, find out the HCF of these numbers. Three 20, 72 and 162, prime factors of these numbers. Sorry, HCF. Give me the highest common factor of these numbers. सर 2 सर। 2, यस सर। यस सर। देखो वही करना है। 320 start with 2 prime factorization, 160 again to 80 again to 40 again to 20 again to 10 again to 5 and 5 and 1. 72 again start with 2, 36 to 18 to 9, 3, 3, 3, 1. 162 start with 2, 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. ठीक है, so 320 can be written as 2 power 1 2 3 4 5 6, 2 power 6 into 5. 72 can be written as 2 power 2 3 3 3 power 2. 162 can be written as 2 into 3 power 4. ठीक है, अब कॉमन आप देख सकते हैं कि 2 इज कॉमन, 3 इज नॉट कॉमन क्योंकि 3 दो में है, इसमें नहीं है, 5 केवल एक में है, सो दिस विल ओनली बी 2। और 2 की पावर आप चेक करें, यहाँ पर 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 1, सो लीस्ट इज 2 पावर 1, सो HCF विल बी ओनली 2। क्लियर है? यस सर। ऐसे तो कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और कीजिए लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। 81, 192 and 147. Give me the HCF of these three numbers. 81, 192 and 147.
सर हो सर हम्म 3 3 3 सर। सबका आ गया। स्टार्ट विथ 3 27 3 9 9 3 3 1 192 start with 2 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 147 start with 3 will give you 49, then 7 7 7 1. So 81 can be written as 3 power 4. 192 can be written as 1 2 3 4 5 6, 2 power 6 into 3, and 147 can be written as 3 into 7 power 2. So common is only 3. 2 केवल यहाँ है, इन दोनों में नहीं है. 7 केवल यहाँ है, इन दोनों में नहीं है. But 3 is present in all. So HCF will be 3. और 3 की पावर here 4, यहाँ 1, यहाँ 1. So 3 power 1. So HCF is 3 power 1 और simply 3. क्लियर है? HCF निकाल लेंगे. अब कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे HCF निकालने में? नहीं सो नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिखिए. देखिए, फाइंड आउट the total number of factors, total number of common factors. Find out the total number of common factors between 30 and 150. 30 and 150. थर्टी और 150 के बीच में कॉमन फैक्टर्स बताने हैं आपको. कितने हैं, कौन कौन से हैं? टू 3 5 कितने हैं 2 3 और 5 कॉमन फैक्टर्स? सर 1 2 3 5 6 10 15 30 हाउ मेनी? 6 हाउ मेनी? so 1 2 3 4 5 6 7 8 sir 8. total 8 टोटल 8. yes sir. सबका आ रहा है? आई Yes, सेड sir. ओनली कॉमन फैक्टर्स. मैंने HCF निकालने को नहीं बोला है. 1 2 3 5 आएगा ना. 30 एंड 150 के बीच में आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. 30 के फैक्टर्स 1 2 3 5 6, yes or no? Then 10 15 and 30. These are all the factors of 30. 150 के फैक्टर्स 1 2 3 5, then 6, then 10. ठीक है, इसके आगे 15 25 30 50 50 75 75 एंड 150. 150 ठीक है, ऐसे जो पेयर वाला सिस्टम है ना, इससे लिखने में थोड़ा सा आसानी रहती है. कि जैसे ही आप यहाँ तक 10 आए, 10 के बाद आपको पता है कि मतलब 11 12 13 14 है नहीं, तो 15 है. तो जैसे ही आपको पता लगा कि 15 इंटू 10 इज़ 150, तो आप इसको रिवर्स में जा सकते हो. फिर आपको बीच बीच में सारे नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. अब इनमें से मुझे बताओ कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. 1 इज़ कॉमन, 2 इज़ कॉमन, 3 इज़ ऑल्सो कॉमन, 5 इज़ ऑल्सो कॉमन, 6 is also common, 10 is also common, 15 is also common,
and 30 is also common. So total common factors is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्लियर है बात? क्वेश्चन Yes, में sir. क्या पूछा था ये ध्यान दो. क्वेश्चन में पूछा था कि कॉमन फैक्टर्स बताने. ठीक है, क्लियर है बात? अगर मैं कह दूं कि फाइंड आउट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो क्या क्या होंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर्स 5 2 3 5 2, 2, 3, 3, 5. 5. ऐसा ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2, हाँ 3 और 5 आएगा, क्योंकि उसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं है. 6, 10, 15, 30 दीज आर फैक्टर्स बट नॉट प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, और उसी में अगर मैं कहूँ कि फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 30 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 30, तो दैट विल बिकम दी HCF. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF, है ना? यस और नो? हाँ सर हाँ Yes. Yes, sir. हाँ हाँ. तो एक चीज़ आप और भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे लिखें या जो पीछे हमने वो 36, 12, 24 वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पे लिखें. एक लाइन लिखिए बस. HCF is lower than or equal to HCF is lower than or equal to the least number in all the given numbers. ठीक है, HCF is lower than or equal to the least number in all the given numbers. ठीक है, समझ गए बात? कि जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका जो HCF होगा वो या तो उन नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर है, लीस्ट नंबर है, उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा. जैसे कि हम पीछे से अभी तक करते आए हैं. आप यहाँ पर देखिए 36, 12 एंड 24, HCF इज 12 विच इज इक्वल टू द लीस्ट नंबर, लीस्ट आउट ऑफ दिस गिवन नंबर, दैट इज 12. ठीक है, सिमिलरली हमने इसका HCF देखा, दैट इज 2, तो 2 इज लेस देन द लीस्ट नंबर. सिमिलरली इसका HCF इज 3. ठीक है, लेस देन द लीस्ट नंबर. सिमिलरली यहाँ पर हमने देखा इन दोनों का HCF इज 30 विच इज इक्वल टू द लीस्ट नंबर. तो यानी कि HCF जो है वो कभी भी जो भी नंबर्स दिए हैं, HCF जो है वो सबसे छोटा नंबर जो होगा उन गिवन नंबर्स में से या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, उससे बड़ा HCF नहीं हो सकता. ठीक है बात? क्लियर है? हाँ सर हाँ. Yes, sir. मतलब मैं चाहे आपको 10 नंबर लिख दूं और मैं आपसे कहूं कि इनमें से कौन सा HCF हो सकता है उन 10 नंबर्स का, तो बस आपको ये देखना है कि उन 10 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है. या तो HCF उसके बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा HCF नहीं हो सकता. मतलब HCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन द लीस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स और मोर देन द लीस्ट ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है ना? जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर जो होगा HCF कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता. क्लियर है बात? सर इसको ये 30 और 150 पे अप्लाई करके बताइए. तो बता तो रहा हूँ HCF कितना है 30 और 150 का. कितना HCF? 30. 30. तो 30 के बराबर है ना? नहीं समझे? नहीं सर. जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाई है उसका मतलब बताइए, वो समझे? मतलब आसमा सर ये बोल रहे कि 30 एंड 150 है ना, तो हमारा HCF कभी 30 से ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो 30 होगा या 30 से कम होगा. ओके. समझे? हाँ सर. ये मैं वही तो कह रहा हूँ, आप हर केस में चेक करो इनके केस में HCF कितना आ रहा है. मतलब अगर आपको HCF नहीं भी पता, ठीक है, मैं कह रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटिंग भी आप ये बता सकते हो कि इनका HCF जो है वो 81 या उससे छोटा होगा. समझ रहे हो बात? हाँ हाँ सर. सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो HCF जो है वो 72 या उससे छोटा होगा. यहाँ पर मैं कहूँ HCF जो है वो मुझे बिना कैलकुलेट करे ही पता है कि 12 होगा या उससे छोटा होगा. 12 से बड़ा HCF नहीं हो सकता इन दिस सिचुएशन. ठीक है? ओके सर. तो जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है
HCF कभी भी उस सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, हाँ क्लियर है ये बात सबको? चलो लेट्स क्योंकि मूव उससे बड़ा कुछ कॉमन होना भी तो चाहिए ना, तो होगा बड़ा। है। कॉमन होगा ही नहीं उससे बड़ा, इसलिए। हाँ उससे बड़ा उससे बड़ा हाँ कुछ कॉमन होगा नहीं ना, सही बात है, क्योंकि वो नंबर ही हाँ जब उतना है तो कॉमन होगा कहाँ से उससे बड़ा, क्योंकि हाँ उसके 12 फैक्टर्स, है उस तो। नंबर के फैक्टर्स तो उससे छोटे ही होंगे ना। हाँ, इसमें रटने जैसी बात थोड़ी है, 12 है तो उससे बड़ा कुछ कॉमन होगा ही नहीं ना। नहीं नहीं, रटना तो कुछ भी नहीं है, मैंने अब कहा रटना है। नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे ही हाँ कॉमन वे में बोल रही हूँ कि हाँ, इतना तो लॉजिक, मतलब कॉमन सेंस से भी पता चल जाएगा ऐसा, नहीं नहीं, वो बात तो कि बिल्कुल सही 12 है, से बड़ा कुछ नहीं होगा ना। वो बात बिल्कुल सही है आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अब आपने वो स्टेटमेंट लिख लिया, तो जब आप कभी रिवाइज करोगे तो आपको वो स्टेटमेंट दिखेगा तो आप उस पर ध्यान दोगे। ठीक है, बेसिकली बात क्या होती है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्वियस होती हैं, लेकिन वो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं, है ना। तो अब वो एक स्टेटमेंट हमने लिख लिया, तो उसका ये फ़ायदा है कि जब भी आप कॉपी खोलोगे और उस चीज़ पर आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ऐसा है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। हाँ राइट सो। बाकी है तो ऑब्वियस, वो ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन वो ऐसे याद नहीं रहती ना हमें हर समय। हाँ हाँ। हाँ तो इसलिए वो लिख लिया है सो दैट कि रिवाइज करते टाइम वो आपकी नज़र पड़ जाए उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट, दैट इज LCM। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए इसको लिखिए एक लाइन इसमें पहले लिखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM of two or more numbers is the smallest number that is a multiple of all the numbers, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि लीस्ट लिखा है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। क्लियर है बात? मतलब लिख लिया, क्लियर तो अभी हो जाएगी। इफ आई से फाइंड आउट द LCM ऑफ 3 and 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 और 7 का मुझे LCM बताइए, तो गोइंग बाय द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बताना है? मल्टीपल्स। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने HCF में करा था, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सिमिलरली यहाँ पर हमें पहले ढूंढना है मल्टीपल, फिर कॉमन मल्टीपल, और उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब क्या है कि आपको जस्ट इन नंबर्स की, जो गिवन नंबर्स हैं, इनकी आपको क्या पता होनी चाहिए? क्या पता होनी चाहिए, बताइए? टेबल। ठीक है, जैसे 3 के आप आगे को मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या होगा? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ऐसे ही एंड सो ऑन, आगे को जाते जाएंगे तो 3 3 के बाद मल्टीपल बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली आप 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या होगा? 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन। यस और नो? अच्छा, तो ये हमने क्या लिखे? टेबल मल्टीपल्स। मल्टीपल। जैसे हम देखो इन दोनों को ना आपस में आप इसमें से HCF और LCM में आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, HCF में हम क्या करते थे, जिन भी नंबर्स का हमें HCF निकालना होता था हम उनके फैक्टर्स लिखते थे। यस और नो? यहाँ पर हमें क्या लिखना है? मल्टीपल्स।
अब इसके आगे का प्रोसेस सेम है लगभग लगभग। वहां पर भी हम कॉमन फैक्टर ढूंढते थे, यहाँ पर भी हम कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या क्या है? 21। 21, ठीक है। इसके बाद हम आगे को चलेंगे तो 42 भी आएगा। 3 के टेबल में आगे को 42 आएगा, हाँ आएगा ना, कहीं पर जाके तो आएगा ही, हाँ ठीक है। हाँ है तो कॉमन वो भी है, यस और नो? इसके बाद आगे को चलेंगे तो कॉमन क्या आएगा नेक्स्ट, बताइए क्या आएगा? 63, यस और नो? यस सर 63 यहाँ भी होगा, 63 कहीं यहाँ भी होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर कॉमन कॉमन मल्टीपल मल्टीपल्स। बट अगर हमसे कॉमन मल्टीपल पूछा गया तो ये सारे हैं। बट अगर हमसे पूछा जाता है एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो वो क्या होगा? 21 21। वाई? क्योंकि 21 कॉमन मल्टीपल भी है और जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे छोटा है, दैट इज लीस्ट है। लीस्ट देयरफॉर एलसीएम ऑफ 3 and 7 विल बी 21 21, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग और द एसेंस ऑफ एलसीएम। कि एलसीएम क्या होता है कि जो भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है उनके आपको मल्टीपल्स और उनमें से कॉमन मल्टीपल और कॉमन में से भी सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट वन, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। ठीक है, बात क्लियर हो गया? यस सर अब इफ आई से गिव मी द एलसीएम ऑफ 8 and 12, बताइए यूजिंग दिस सेम मेथड, गिव मी द एलसीएम ऑफ 8 and 12। क्या होगा? 24। 24, 24 क्योंकि 8 के आप मल्टीपल्स लिखेंगे तो 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। 12 के लिखेंगे तो 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। कॉमन इज 24, 48, इसके आगे जाएंगे तो और भी कॉमन आएंगे, दैट इज 72 एंड ऑल। तो ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स, इनमें से दिस इज द लीस्ट वन। सो दिस इज योर एलसीएम ऑफ 8 and 12। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर अब ये तो फिर वैसी तरीका है बेसिक, बट अगर आपको इन प्रैक्टिकल निकालना है एलसीएम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, लेट्स से ऑफ 8 and 14, अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो हाउ विल आई डू? 8 लिखेंगे और 14 लिखेंगे, दोनों को ऐसे एक साथ, और फिर वही सिमिलर टाइप का प्रोसेस जैसे हम उसमें कर रहे थे एचसीएफ में। स्टार्ट विद द लीस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, ठीक है। आप दोनों को साथ साथ डिवाइड करेंगे, जैसा आता होगा आपको ये, यहाँ 4 यहाँ 7, ठीक है। अब इनमें से फिर से 2 से ये चला जाएगा ये वाला, तो दिस विल कम 2, और ये अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो जस्ट राइट इट एज इट इज। देन अगेन 2 1 7, और यहाँ पर 7 1 and 1। सो एलसीएम ऑफ 8 and 14 विल बी हाउ मच? 2 into 2 into 2 into 7, दैट इज 56 56। ठीक है, अगर आप वैसे भी निकाल के देखेंगे जो हमने पीछे करा, मल्टीपल्स लिखेंगे तो भी 56 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ आई विल गिव यू वन नंबर, टेल मी द एलसीएम ऑफ दोज 9 18 24 36 एंड 90। ये 5 नंबर हैं। गिव मी द एलसीएम ऑफ दीज 5 नंबर्स।
360. 360. Yes, sir. 360. फाइव इंटू 3 15, 45, 90, 180, 360. So LCM of these 5 numbers is 360. अच्छा, जैसे हमने पीछे आपसे ये कहा कि HCF का मतलब ये है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर जिनसे आप गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. यस और नो, यही मतलब है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 36, 12 एंड 24. HCF इज 12. यानी कि उन तीनों में से 12 जो है वो ऐसा हाईएस्ट नंबर है जिससे आप उन तीनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. यस और नो, ये भी तो मतलब है HCF का. सिमिलरली अगर हम LCM की बात करें तो अगर इन 5 नंबर का LCM है 360, इसका मतलब क्या है कि 360 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप इन 5 नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, कि अगर ये ऐसा नंबर है कि अगर आप चेक करोगे तो ये इन सब से डिवाइड होगा और ऐसा सबसे छोटा नंबर है. इसके बाद और भी ऐसे नंबर्स होंगे जो इसी के मल्टीपल होंगे, जैसे कि 360 से ऊपर क्या आएगा 720. ठीक है, फिर 1080, ऐसे करके वो 360 के मल्टीपल्स में होंगे, वो भी सब इनसे डिवाइड होंगे. लेकिन ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है, अगर आप इससे छोटा नंबर करेंगे तो वो इनमें से किसी ना किसी से ऐसा होगा कि फिर डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, समझ गए बात. तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ HCF एंड LCM. ठीक है, क्लियर है. चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. उससे पहले आप 1-2 स्टेप लिख लीजिए कि HCF और LCM के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. लिखिए स्टेप्स टू सॉल्व. मेन तो मतलब आप ये कहिए कि चैप्टर अब शुरू होगा, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से आएंगे. अभी तक तो ये बेसिक था कि HCF LCM क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये तो वैसे आपको आता भी होगा, है ना. सभी को आता था ये पार्ट. हाँ सर, पर थोड़ा धीरे बोलना, बहुत जल्दी बोल जाते हो. अच्छा ठीक. स्टेप्स टू सॉल्व HCF and LCM problems. Steps to solve HCF and LCM problems. ठीक है. फर्स्ट स्टेप 1. स्टेप 1 लिखिए. We need to identify that whether 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 we need to identify that whether HCF or LCM we need to identify that whether HCF or LCM is to be applied in the question. ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज कि वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट वेदर HCF और LCM इज टू बी अप्लाइड इन द क्वेश्चन. कि क्वेश्चन में क्या अप्लाई होना है. सबसे पहला तो वही है ना, क्योंकि आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो अभी आगे देखेंगे. तो अब उन नंबर्स का करना क्या है, क्योंकि गिवन नंबर्स का तो HCF भी निकलता है, LCM भी निकलता है. तो सबसे पहला हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि हमें HCF लगाना है या LCM लगाना है. ठीक है.
Once we are clear with this, then we proceed to step 2, which says, लिखिए step 2, क्या होगा step 2? क्या होगा step 2? एक बार पता चल जाए कि HCF करना है LCM, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। तो लिखें, we need to calculate HCF or LCM. We need to calculate HCF or LCM. We need to calculate HCF or LCM of all given values in the question. We need to calculate HCF or LCM of all given values in the question. ठीक है, पहले स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है कि HCF लगाना है या LCM लगाना है, और जब एक बार हम आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर HCF लगाना है तो LCM कैलकुलेट का HCF कैलकुलेट करना है, LCM लगाना है तो LCM कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है, फिर एक स्टेप और आएगा। लिखिए स्टेप 3, it is important to apply it is important to apply aptitude in order to reach the answer. It is important to apply aptitude in order to reach the answer. It is important to apply aptitude in order to reach the answer, comma, which may be different than calculated HCF, which may be different than THAN then calculated HCF और LCM. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? नहीं, इसका मतलब क्या है? पहले नहीं स्टेप समझ। में HCF LCM पता लगाना है, दूसरे में पता लग गया तो फिर उसको कैलकुलेट करना है, और तीसरे में ये लिखा गया है कि आपने जो HCF और LCM सेकंड स्टेप में निकाला है कि दैट इज़ नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर हो। ठीक है, उसके बाद आंसर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा। एप्टीट्यूड मतलब क्या? व्हाट? मतलब कि शायद जो भी HCF या LCM आया फिर उसको क्वेश्चन में शायद वो आवर्स में दिया हो पर ऑप्शन मिनट या सेकंड में हो, तो उसको कन्वर्ट करे, शायद वो हो हाँ, सकता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि मतलब क्या पूछा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो HCF LCM कैलकुलेट करा है उसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं करना है कि HCF LCM निकाल दिया और उसी को फिर आंसर में ढूंढ रहे हैं कि ये आंसर में कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, कि HCF और LCM निकालने के बाद क्या करना है। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। क्लियर है बात? यस। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये छोटा टॉपिक है ना, तो इसलिए कल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें पूरा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आज तो खैर आधा घंटा है, 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे आज भी, बट कल मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ही कल और बचेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं और क्वेश्चन का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। द ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द थिंग्स। ठीक है, वो 5-6 क्वेश्चन में आप कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल ही जो है वो स्विच कर लेंगे अपना नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 persons, 5 लोग, 5 persons fire bullet, 5 persons fire bullet
at our target, at our target, at our target, at an interval of, at an interval of 5 persons fire bullet at our target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds, 12 seconds respectively. ठीक है, 5 persons fire bullet at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. Full stop. The number of times they would fire the bullets, the number of times they would, WOULD, they would fire the bullets together, they would fire the bullets together at the target in an hour, R मतलब HOUR, 1 घंटे में, at the target in an hour is how many times they would fire the bullets together at the target in an hour, वो आपको बताना है. करियर ट्राई. ये PYQ है एक, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द ईयर एज ऑफ नाउ, बट PYQ है ये. ठीक है, मैं शायद आपको कल बता दूंगा कौन से ईयर का है. बहुत पुराना नहीं है बट मुझे याद नहीं आ रहा अभी. चलिए आंसर निकालिए. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, 3 स्टेप लगाने हैं. पहले में आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है, HCF या LCM, फिर वो कैलकुलेट करना है, फिर एप्टीट्यूड लगाइए. सर हुआ सर 7.14 तो 7.14 तो आंसर हो नहीं सकता ना. कितने टाइम करेगा तो मतलब 1 2 3 इंटीजर में ही होगी वैल्यू. 7.14 hours. 14 आवर्स थोड़ी है वो. क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेकंड नहीं सेकंड या आवर्स की बात नहीं हो रही है. क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन एन आवर. फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट इन एन आवर, कि 1 घंटे में वो एक साथ कितनी बार फायर करेंगे, ये पूछा है ना क्वेश्चन में. 7 times. क्वेश्चन समझो ना, अरे तो 7 टाइम्स समझे ना बात को. हाँ वही सर. क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो इतने इतने सेकंड्स में बुलेट फायर करते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार करेंगे एक साथ. ठीक है, तो पहला स्टेप आपने आइडेंटिफाई किया HCF या LCM. तो क्या करना है इसमें? LCM. LCM. ठीक है, LCM निकालना है तो निकालो.
एलसीएम तो निकालना ही मतलब कि जो आसान है, छोटे ही नंबर हैं। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 7 4 9 6, अगेन 2 से करेंगे तो 3 7 2 9 एंड 3, फिर 2 से करेंगे 3 7 1 9 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 7 1 3 1, फिर तो आपका 7 और 3 यही आएंगे दो। ठीक है, तो 7 इंटू 3 इज़ 21, 63 126 252 एंड 504। ठीक है, 504 सेकंड्स में, मतलब हर 504 सेकंड्स में ये लोग जो बुलेट्स हैं वो एक साथ फायर करेंगे, यस और नो। अब 1 घंटे में, क्योंकि ये सेकंड्स है बिकॉज दिस इज गिवन इन सेकंड्स। ठीक है, अब 1 आवर में हाउ मेनी सेकंड्स। अब देखो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखो, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आइडेंटिफाई करा कि एलसीएम निकालना है, दूसरे स्टेप में एलसीएम निकाल लिया, बट दिस इज नॉट द आंसर, है ना। यही चीज़ मैं आपको जो तीसरा स्टेप में लिखाया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद वो डायरेक्ट आंसर नहीं है। अब आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा कि करना क्या है इस वैल्यू का। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 3600 इतने सेकंड्स होते हैं। तो आपको अगर निकालना है कि कितनी बार फायर करेंगे एक साथ, तो दैट विल बी 3600 डिवाइडेड बाय 504। सो ये आपका 7.14 आएगा। ठीक है, तो 7.14 तो नहीं हो सकता, 7 विल बी द आंसर। ठीक है, बट यूपीएससी ने, अगर आप इसकी ऑफिशियल आंसर की देखेंगे तो यूपीएससी ने इसका जो आंसर है, क्योंकि इसके ऑप्शंस थे बेसिकली ऐसे A6 B7 C8 और D9। अब यूपीएससी ने जो अपने ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया है ये और ये दोनों। ठीक है, समझ गए बात। अब ये दोनों क्यों दिए हुए हैं, उसके पीछे कारण ये है कि एज पर द अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी ने एक इंस्टेंस ये भी लिया है कि जब इन्होंने बुलेट फायर करना स्टार्ट किया है तो पहला जो बुलेट है वो भी सबने एक साथ फायर किया है एट t=0 पर। समझे बात। t=0 का मतलब क्या है कि जब टाइम मेजर करना शुरू किया, जैसे आपने वो देखी है ना, क्या कहते हैं, कोई भी रेस वगैरह होती है तो उसमें जब टाइम स्टार्ट होता है तो दैट इज बेसिकली t=0, यस और नो। हाँ कि नहीं, यस सर। क्योंकि टाइम तो अदरवाइज कहीं पर जीरो है नहीं, टाइम तो इटरनल टाइम से चल रहा है। बट आप जब अपनी कैलकुलेशन जहाँ से स्टार्ट करोगे दैट बिकम्स t=0 सेकेंड्स। तो इसमें यह भी माना गया है कि यूपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है उसमें उसने ये भी कंसिडर किया है कि वो पहला सेकंड कब होगा, मतलब पहला इंस्टेंस तब होगा जब एक साथ इन्होंने फायर करना शुरू किया। उसके बाद फिर जो टाइम मेजर किए गए हैं उसमें इन्होंने इतने इतने इंटरवल में किया है, करना शुरू किया है। ठीक है, तो उसमें तो यही होगा कि हर 504 सेकंड के बाद एक साथ फायर करेंगे, लेकिन जो पहला इंस्टेंस है व्हेन t=0 सेकंड्स, तो वो भी काउंट किया है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की थोड़ा सा एम्बिग्यूटी यूपीएससी ने दी थी, तो इसीलिए उसने ये दोनों ऑप्शंस सही माने हैं कि जिसने ये टिक किया है उसका भी सही है, जिसने ये टिक किया उसका भी सही है। ठीक है, क्लियर है बात। Yes, sir. क्योंकि अब इसमें आप कोई भी ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कोई भी गलत है ना, दोनों ही सही माने गए हैं इसीलिए। ठीक है, बट वो 8 तभी है जब इनिशियल इंस्टेंस जो है उसको भी काउंट किया गया है तब। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ समझो कि ये जो क्वेश्चन है बुलेट फायरिंग वाला, इसी के कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन जैसे कैसे हो सकते हैं, आप ये बताओ कि कोई 3 दोस्त हैं। ठीक है, हर दोस्त जो है वो लेट से कोई पर्टिकुलर क्लासेस हैं। ठीक है, चलो मान लो म्यूजिक क्लासेस हैं। ठीक है, 3 दोस्त जो हैं उन्होंने म्यूजिक क्लास में एनरोल किया हुआ है। पहला दोस्त जो है वो हर दूसरे दिन म्यूजिक क्लास में जाता है, दूसरा दोस्त जो है सेकंड फ्रेंड जो है वो हर तीसरे दिन जाता है, और चौथा फ्रेंड जो है वो हर चौथे दिन जाता है। तो कितने दिन के बाद वो एक साथ म्यूजिक क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ये वेरिएशन है। या फिर आप ये कह सकते हैं एक ऐसा ही सेम पीवाईक्यू, बिल्कुल मतलब सेम कंसेप्ट पे बेस्ड, एक तो खैर मतलब वही पीवाईक्यू था, उसकी तो खैर यूपीएससी ने वैल्यू भी चेंज नहीं करी, 2 साल पूछा है वो,
वो बाद में देखेंगे। बट उसमें एक क्वेश्चन का वेरिएशन ये है जो मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन ये है कि एक कॉलेज में 5 क्लब्स हैं, ठीक है, 5 क्लब्स हैं अलग अलग, और वो हर क्लब जो है उनकी मीटिंग्स होती है। कुछ की मीटिंग 10 दिन के बाद होती है, कुछ की मीटिंग 15 दिन के बाद होती है, कुछ की मीटिंग 20 दिन के बाद होती है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि वो 180 दिन में कितनी बार सबके सारे के सारे ग्रुप्स एक साथ मिलेंगे। तो वो इसी सेम क्वेश्चन का वेरिएशन है। समझ पा रहे हो बात? हाँ सर। ठीक है ना? तो हाँ ऐसा सर। क्वेश्चन यूपीएससी ने, और वो सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, सारे पीवाईक्यूज हैं। वो हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी सारे के सारे, वो सारे पीवाईक्यूज हैं। ये वाला भी पीवाईक्यू है, वो क्लब वाला भी पीवाईक्यू है। क्लब वाले की तो बेसिकली यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विदाउट एनी वैल्यूज चेंज, विदाउट एनी वर्डिंग चेंज। 2 साल में लगातार सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लगातार नहीं, 2-3 साल के गैप में आया हुआ है, बट सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, ठीक है। यस सर। और जो मैंने आपको वो वाला बताया उसमें वेरिएशन वो म्यूजिक क्लासेस वाला नहीं है, उसमें स्विमिंग को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि 2 लोग जो हैं वो स्विमिंग में जाते हैं, एक आफ्टर 2 डेज जाता है, एक आफ्टर 3 डेज जाता है। वो 1 तारीख को अगर गए तो अगली बार दोनों साथ कब मिलेंगे? तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के ये सारे के सारे वेरिएशन हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। क्लियर है बात? अब ये सुशांत क्या पूछ रहे हैं भाई? हाँ, 1 मिनट। ये पूछ रहे हैं कि सर वो एलसीएम, एचसीएफ या एलसीएम कौन सा कैलकुलेशन करना है, कैसे पता करें? अब यही तो बात है। देखिए ये आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, अब आइए तो थोड़ा सा देखो मतलब प्रैक्टिस से या थोड़ा सा लॉजिकली सोच के पता लगेगा। अगर आपको ये टाइमिंग दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये लिखा है कि हाथ कब फायर करेंगे, तो कैसे पता लगेगा? एचसीएफ निकाल के तो पता लगेगा नहीं। वो टुगेदर है ना सर, टुगेदर टुगेदर, है हाँ तो टुगेदर नहीं, टुगेदर तो है, बट बात यही है ना कि उसमें हम कर क्या रहे हैं, आप चीज को हो क्या रही है ये समझो ना। अगर कोई, जैसे आप इन दोनों लोगों को लो, आप 5 को छोड़ो, आप सिर्फ इन 2 लोगों को लो, ठीक है, ये हर 6 मिनट के बाद फायर कर रहा है, ये हर 7 मिनट के बाद फायर कर रहा है, तो 7 कब फायर करेंगे? तो 7 फायर करना है तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा ना इनका। यस और नो? कॉमन Yes, sir. मल्टीपल ही तो निकालेंगे, और क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल के क्या होगा? इसका कुछ भी नहीं होगा एचसीएफ निकाल के। तो समझ रहे हैं बात? बेसिकली आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, अभी आगे क्वेश्चंस आप करेंगे तो और समझ में आएगा, कि जब किसी बड़ी चीज़ को आपको कट करना हो, उसके छोटे पीसेस बनाने हो, तो आप क्या करते हैं? एचसीएफ लेते तो हैं। एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। जब आपको कुछ छोटी चीज़ों को मिलाना हो, कंबाइन करना हो, बढ़ाना हो, आगे कॉमन ले जाना हो आगे जाके, तो उसके लिए क्या करते हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। ये धीमे धीमे अभी क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा। क्लियर है बात? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक क्वेश्चन और लिखिए। 4 metal rods, 4 metal rods of length, 4 metal rods of length 78 centimeter, 78 centimeter, comma 104 104 centimeter, comma 117 centimeter and 169 centimeter, 169 centimeter are to be cut, are to be cut into parts of equal length. 4 metal rods of length 78 centimeter, comma 104 centimeter, comma 117 centimeter and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. Full stop. ठीक है? Each part must be
must be as long as possible. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces? What is the maximum number of pieces that can be cut? What is the maximum number of pieces that can be cut? बताइए. Step 1, HCF और LCM. HCF और LCM. पूछ रहे हो? हाँ पूछ रहे हैं. HCF करेंगे, क्यों करेंगे? लेंथ को कट करने को बोला है ना, तो फैक्टर्स निकालेंगे. कट करने को बोला और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जो हर पार्ट है वो एज लॉन्ग एज पॉसिबल होना चाहिए. ठीक है. किसी भी चीज़ को कट करने का मतलब क्या है कि उसके फैक्टर्स करना. ठीक है. और उनमें से आपको जो फैक्टर्स हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, यही लिखा है ना. ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल. इसका मतलब क्या है कि जो आपने फैक्टर्स किए, जो आपने कट करे, फैक्टर्स करना मतलब पीसेस बनाना, उनमें से आपको सबसे बड़ा पीस चाहिए. तो क्या चाहिए? सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, दैट इज HCF. ठीक है. करिए, ट्राई करिए, आंसर बताइए मुझे. हम्म. हाँ सर. 36. 36. Yes, 36. सबका आ रहा है? Yes, sir. 36. बढ़िया है. आपके पास मेटल रॉड्स की लेंथ है 78, 104, 117 एंड 169. तो आपको इनको पीसेस में कट करना है. ठीक है. और ऐसे कट करना है कि सारे पीसेस बराबर होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, मतलब इक्वल एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल. तो इक्वल पीसेस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो HCF निकालिए, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके. 78 2 39, 3 13, 13 प्राइम नंबर होता है तो 13 1. सिमिलरली 104 2 52, 226, 2 13, 13 1, 117. डायरेक्टली स्टार्ट विथ 3, 2 से होगा नहीं तो 3 से करेंगे तो दिस विल बी 39, देन 3 13 13 1. 169 is 13 square, so this will be direct 13 13 13 1. ठीक है. तो 78 can be written as 2 into 3 into 13. अगर आपको टेबल्स याद होना तो थोड़ा सा ये काम और जल्दी हो जाता है. जैसे 104 इज 13 टाइम्स 8, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 13, है ना. जैसे 117 इज 13 9 टाइम्स, so it can be written as 3 power 2 into 13.
ऐसे थोड़ा सा अगर आपको टेबल्स याद हो तो जल्दी हो जाएगा। 169 इज 13 स्क्वायर, सो 13 स्क्वायर। तो HCF विल बी हाउ मच? सब में क्या कॉमन है? 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। और 13 सिर्फ उसमें केवल सब में है, तो 13 विल बी कॉमन और 13 की लीस्ट पावर इज 1, सो HCF विल बी 13। ठीक है, बट दिस इज नॉट द आंसर। ये बेसिकली क्या निकल के आई है? व्हाट इज दिस 13? 13 क्या है ये? इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ वन पीस। लेंथ। ये लेंथ है, ये हर रोड पीस की लेंथ है। रोड ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। जो कहा है ना कि एज लॉन्ग एज पॉसिबल होना चाहिए, मतलब यू कैन से दिस इज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पीस विच इज पॉसिबल। ठीक है, अब उसके बाद आपको लेंथ ऑफ पीसेस बताने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीसेस बताने हैं। तो जो टोटल पीस, मतलब जो बड़ा वाला पीस जिसकी लेंथ 78 थी, उसमें से आप 13 पीस के 13 लेंथ के 13 सेंटीमीटर के कितने पीस कट कर सकते हैं? 6 है ना। 78 इज 78 इज बेसिकली 13 टाइम्स 6। ठीक है, देन अगर हम बात करें अगला नंबर क्या है? 117 104 104 सर। 104 इज 13 टाइम्स 8 8। तो 104 का जो पीस है उसमें से हम 13 सेंटीमीटर के 8 पीसेस कट कर सकते हैं। सिमिलरली 117 इज 13 टाइम्स 9। तो 117 वाले में 13 लेंथ के 9 पीसेस कट कर सकते हैं, और 169 वाले में 13 लेंथ के हम 13 पीसेस कट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पीसेस इज this plus this plus this plus this, that is 6 plus 8 plus 9 plus 13. So 14 and 9 23 and 13 is 36. So total number of pieces cut is 36. क्लियर है बात? ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन आसान है, समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और करना चाहेंगे? नहीं। नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 4-5 क्वेश्चन और हैं, कल कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटे में मैक्सिमम हो जाएंगे। उसके बाद फिर चलेंगे किस में? नंबर्स। जो आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक है ना? किस किस का फेवरेट टॉपिक है वो? सर मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ मैं सर। कह रहा हूँ फिर आप लोगों का फेवरेट है वो। और किसी का है वो फेवरेट टॉपिक? नंबर सिस्टम। यस सर। नंबर सिस्टम फेवरेट है? गुड, अच्छा लगता अच्छा लगता है। हाँ सर बस। सर कल मैं आसमा को पूछ रही थी कि सर ने इतने दिन में क्या करवाया, तो बोल रही कि तेरी फेवरेट टॉपिक। तो मैंने कहा कि है नंबर सिस्टम सर ने स्टार्ट कर दिया। तो बोल रही कि नहीं नहीं, गलत तरीके से बोल रही हूँ कि तेरी फेवरेट चैप्टर। फिर पता चला कि वो डाइस वाली चैप्टर चल रही थी। वो हमने इसीलिए कर लिया था क्योंकि नंबर सिस्टम तो पता ही है, नंबर सिस्टम शुरू होगा तो फिर वो तो 10-12 दिन तक चलेगा, है ना? हाँ तो फिर हमने कहा कि एक टॉपिक क्वांट का कर लेता, तो अब मतलब उसका रीजनिंग का कर लेता। अब 3 टॉपिक रीजनिंग के हो गए हैं, नंबर सिस्टम पूरा करने तक 3 टॉपिक क्वांट के भी हो जाएंगे, तो हम बराबर लेवल पर आ जाएंगे ना। और नंबर सर। सिस्टम में वैसे भी ये है कि एक बार नंबर सिस्टम पूरा कर लिया ना, तो मतलब ये समझो कि क्वांट तो 30-40% हो गई, 40% मान लो मिनिमम, है ना? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे में तो वो चैप्टर पूछी भी नहीं जाती है, कौन सी? और मेरे को अच्छी भी नहीं लगती है। कौन सी? ये क्यूब क्यूब। हाँ देखो, अब कहीं कहीं पूछी जाती है, अब यूपीएससी में तो पूछता ही है यार, है ना? इस साल भी क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, मतलब वो टॉपिक आसान है, टॉपिक वो कठिन नहीं है, टॉपिक आसान है ना? आपके लिए। अरे मेरे लिए क्या, इनसे पूछो। किसको कठिन लगा वो टॉपिक, अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ। है। मुझे सर। यस यस। वेरी गुड। कौन है आप? किरण, यस सर। मुश्किल लगा वो टॉपिक? थोड़ा सा लगा लेकिन क्या सर? करने है में ही, थोड़ा सा लगेगा ना उसकी तारीख को। डायग्राम बना के है थोड़ा ही। सा क्या डायग्राम बना के हो रहा है? हो रहा है सर, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो यार करना पड़ेगा ही, प्रैक्टिस तो हर टॉपिक का करना पड़ेगा। ठीक है,
बट मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि वो टॉपिक कठिन नहीं है। जैसे नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम टॉपिक अपने आप में टफ है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना, तो कोई भी टॉपिक टफ या आसान, मैं आज के कंटेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, आज के कंटेक्स्ट में मतलब पढ़ने के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन टफ या आसान तब है जब वो एग्जाम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चंस जिनकी जो लिमिटेशन है ना वो कम है, लिमिटेशन कम है, या आप ये कहो कि जिनकी कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। जैसे नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आप उसमें एग्जाम में आप सॉल्व, जैसे आप मान लो अभी नंबर सिस्टम हम लोग 10 11 12 दिन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में नंबर सिस्टम का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो ना हिले, ये गारंटी है, मतलब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन देखे डायरेक्शन के, ठीक है, हमने क्वेश्चन देखे ऑर्डर रैंकिंग के, हमने क्वेश्चन देखे क्यूब्स के, हमने क्वेश्चन देखे एवरेज के, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें 99% चांस है कि अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से आ गए तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम में ये चांसेस 99% से गिर के 50% पर आ जाती है, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चन की कोई स्कोप डिफाइंड नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है उन क्वेश्चंस की, वो कहीं कहीं भी कुछ भी पूछता है। आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर 1-2 क्वेश्चन सीडीएस के करे थे, याद है? हाँ सर। तो उन क्वेश्चंस की हालत देखी थी, क्या थे वो? हाँ हाँ, वो तो भगवान का भला है, आप ये मान के चलो कि यूपीएससी अभी तक उसका दिमाग इतना नहीं फिरा है कि वो सीडीएस के क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहा हो। अगर वो क्वेश्चन आने लग गए ना उस लेवल के यूपीएससी में, तो नंबर सिस्टम तो फिर होने से रहा। वो आपने भी देखे थे वो क्वेश्चन कितने ज़्यादा मतलब भारी भरकम थे। तो इसलिए कोई भी टॉपिक आसान या कठिन उस हिसाब से है कि उनके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस तो देखो हर टॉपिक में ही लगेगी, प्रैक्टिस तो आपको आज से लेकर जिस दिन तक आप पेपर दोगे तब तक प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा, वो तो हर टॉपिक के लिए है। किसी भी टॉपिक को अगर आप लाइटली लोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन कुछ में ये है कि कम प्रैक्टिस में काम चल जाएगा, है ना। जैसे डायरेक्शन वाला टॉपिक है, एवरेज वाला टॉपिक है, उसमें कम प्रैक्टिस में काम चल जाएगा, कम रिवीजन में काम चल जाएगा। लेकिन नंबर सिस्टम ऐसा है कि इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत रिवीजन लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट्स ही बहुत सारे हैं। और क्वेश्चन आने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें करें क्या, प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से करें, किस स्टेप को आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो इसलिए ये टॉपिक टफ है, हैं? तो भी अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है वो तो अच्छी बात है, अच्छा लगना इज़ वेरी गुड, है ना, है ना। अच्छा लगना हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा तो सारी टॉपिक लगने चाहिए, ठीक है। चलिए देन कल को मिलते हैं, और वो जो शीट्स वगैरह हैं जिसका भी बीच का छूटा हुआ है वो प्लीज़ कवर कर लें। और 2 शीट्स जो हमारी पेंडिंग है डिस्कस करनी, वन इज़ ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ ये क्यूब्स, ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा, थर्सडे तक का टाइम है आपके पास, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। पूरा दिन वही चलेगा सर? नहीं नहीं, 1 घंटे में हो जाता है लगभग, लास्ट वीक भी किया था हमने, लास्ट वीक आप फ्राइडे को भी नहीं आए थे ना, नहीं सर। लास्ट वीक मतलब अभी परसों जो फ्राइडे हुआ है इसमें, हाँ तो हाँ उसमें भी हमने किया था, 1 घंटे में हो गया था लगभग। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम है ना। मतलब उस दिन हमारा हमने यही प्लान किया है कि हम फ्राइडे के दिन स्टार्ट उसी से करते हैं, है ना, सो दैट कि वो शीट्स भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार वो शीट्स रह गई ना फिर वो बहुत पाइलअप होते चली जाएंगी। इसलिए उनको भी वीकली वीकली में हर हफ्ते 2-2 शीट्स करके वो भी हम पूरी करते रहेंगे, ठीक है। तो ओके। फ्राइडे को भी स्टार्ट विद 2 शीट्स फर्स्ट, है ना, इसलिए फ्राइडे से पहले आप लोग कर लीजिए, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग जितना भी टाइम बचेगा देन वी विल प्रोसीड विद द टॉपिक, ठीक है। अभी तो हैं 3 दिन और हैं, अभी तो थर्सडे, आज के है ट्यूसडे ही है, वेडनेसडे थर्सडे और आज का दिन भी मिलाइए इवनिंग, तो 3 दिन है अभी, कर लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल इसके 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर नंबर सिस्टम पे चलेंगे। चलिए
बाय बाय देन, टेक केयर। थैंक यू सर।